गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं बाज़ार के रूप, जिसके विषय में आप लोगों को मैंने बताया था कि बाज़ार के कितने रूप होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट, इसके विषय में मैं बता चुकी हूँ। और अब इसके बाद हमको पढ़ना है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ विशेषताएँ। इसके विषय में भी मैं आपको जो लास्ट क्लास चला था, लास्ट चैप्टर था, उसमें मैंने इसके विषय में भी बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता के विषय में। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में हम इसके विषय में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है कि ऐसा बाज़ार जहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जहाँ पे ये एक तरह से देख लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं भी हैं। जो इसका अर्थ होगा वही पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं भी होंगी। तो जहाँ पे क्रेता और विक्रेता की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फर्मों का जो है वो स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन भी होता है, यहाँ की विशेषता है, ठीक है। और बाजार का क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरी तरह से ज्ञान होता है, जानकारी होती है उनको कि कौन सा मूल्य, किस वस्तु का मूल्य कितना प्रचलित है मार्केट में, ठीक है। न वो अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं, ठीक है। जब वो पता रहता है कि मूल्य क्या है तो वो अधिक मूल्य पर भी बेच नहीं सकते। तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, पहली। फिर है समरूप वस्तुओं की उपस्थिति होती है। समरूप मीन्स एक ही रूप गुण जो समान रूप से होते हैं, वैसी वस्तुओं की उपस्थिति मार्केट में होती है और उसी को बेचा जाता है। समान मूल्य हो गया, तो ये वस्तु का मूल्य क्या होता है बाजार में, एक ही मूल्य प्रचलित होता है, समान मूल्य होता है। फिर बाजार की जानकारी होती है कि कौन सा मूल्य प्रचलित है मार्केट में, उसकी जानकारी इनको होती है। विक्रय लागतों की अनुपस्थिति होती है। विक्रय लागत मीन्स जो लागत लगाई जाती है बेचने के लिए, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, मतलब कि फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है वो स्वतंत्र रूप से आती हैं और प्रवेश करती हैं और अपनी इच्छानुसार वो बाहर भी चली जाती हैं, किसी और उद्योग में भी अपने को वो भेज देती हैं या चली जाती हैं। तो फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है क्योंकि इन पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है बच्चों। फिर है उत्पादन साधनों की गतिशीलता होती है, क्योंकि कुछ उत्पादन के साधन जो है वो गतिशील होते हैं, जैसे पूंजी है, श्रम है, ये क्या है, गतिशील साधन। तो यदि उत्पादक को लगेगा कि वो इसमें प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा है, जिस चीज़ का उत्पादन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पूंजी कहीं और लगा देगा, ठीक ना। पूंजी गतिशील साधन है, हम वो जो है वो पूंजी किसी और उद्योग में लगा देगा और किसी और उत्पादन के कार्य में उसको लगा देता है। तो इसमें उत्पादन के साधन जो है वो गतिशील होते हैं। फिर है पूर्णतः लोचदार मांग होती है। इसमें पूर्णतः लोचदार मांग का अर्थ है कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब मूल्य में नहीं परिवर्तन होगा, लेकिन डिमांड क्या होती है, पूर्णतः लोचदार मांग। मान लीजिए थोड़े सा भी पूर्णतः लोचदार मांग होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये जो है ऐसे ये वाला ग्राफ बनेगा OX एक्सिस पे, यहाँ पे डिमांड दिखाएंगे, ठीक है। डिमांड क्या होगी, OX एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि प्राइस में या उत्पादन में थोड़ा सा भी अधिक या कमी होती है, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा भी कमी वृद्धि होती है प्राइस में भी, तो डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता। डिमांड OX एक्सिस के पैरेलल ही होती है, ठीक
ठीक है, इसलिए इसको लोचदार मांग कहा जाता है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना, क्योंकि वस्तु की जो इकाइयाँ हैं, कितनी इकाइयाँ हैं, वो तय होती है कि कितना उसको बेचना है, क्योंकि वस्तु एक ही रूप गुण वाले होते हैं, इसीलिए डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट है औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? औसत आय और सीमांत आय यानी कि AR और MR दोनों एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही ये बनेगा ग्राफ OX एक्सिस, और MR और AR जो है वो MR बराबर AR होता है, हमेशा बराबर होता है। ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ एक बार, ठीक है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि वस्तु की जो डिमांड है या उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं, बाजार का मूल्य है, बाजार का मूल्य एक रहता है। मान लीजिए किसी वस्तु के बाजार का मूल्य 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 बेची गई इकाइयाँ कितनी हैं? 4 मान लीजिए 100 रुपीज़ पे इकाइयाँ बेची जा रही हैं 2 रुपये। एक जब 100 रुपये मूल्य है तो वस्तु की बेची गई इकाइयाँ 2 हैं, फिर मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बेची गई इकाइयाँ फिर क्या है? 2 है। और जब प्राइस भी 100 ही रहता है लेकिन बेची गई इकाइयाँ बढ़ के हो जाती हैं 4, ऐसे करेंगे। 100 मूल्य है, ये प्राइस है, ठीक है, और बेची गई इकाइयाँ कितनी हैं? बेची गई इकाइयाँ है 2। फिर प्राइस मान लीजिए 100 है लेकिन बेची गई इकाइयाँ कितनी हैं? 2 ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहाँ मान लीजिए 100 है और बेची गई इकाइयाँ बढ़कर हो जाती हैं 4, ठीक ना। अब इसी तरह से कुल आय हो जाता है यहाँ पे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा। TR 200, ठीक है। फिर यहाँ भी 200 और यहाँ 400, ठीक है, ये 400 हो जाएगा। उसके बाद औसत आय भी क्या होगी? एवरेज मूल्य भी 100 ही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो मार्जिनल आय है अर्थात AR और MR दोनों क्या है? 100 होंगे। यही जो प्राइस निर्धारित की गई है वही एवरेज रेवेन्यू भी होगा और मार्जिनल रेवेन्यू भी होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, बेची गई इकाइयों में वृद्धि होती जाती है, जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ेगी, लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो मूल्य निर्धारित किया गया वही 100 मूल्य इसमें रहेगा। इसलिए ये भी जो रेखा है, लाइन है, वो OX एक्सिस के पैरेलल ही रहती है, MR = AR, ठीक। तो इसमें औसत आय पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में MR = AR, ठीक है। तो ये आपकी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं बच्चों। इसके विषय में भी हम बता चुके थे आपको, ये एक तरह से आपके लिए रिवीजन हो गया, आप ध्यान दीजिएगा इसके विषय में। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे एक मार्केट है एकाधिकार का मार्केट, या फिर इसको मोनोपोली भी कहते हैं। मोनोपोली का अर्थ होता है बाजार में एक व्यक्ति का स्वामित्व, ठीक ना।
एकाधिकार, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोपोली। ठीक, मोनोपोली, बाजार में एक व्यक्ति का, एक उद्योग का अधिकार होना। कुछ बाजार ऐसे होते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ये भी जानने की बात है कि वो, तो इसमें ये होता है कि हम नियंत्रण जो होता है एक अधिकारी मार्केट में, वो पूंजीपति का होता है। ठीक ना, पूंजीपति जो है उसका मार्केट पे नियंत्रण होता है, वो स्वयं मूल्य निर्धारित करता है। ठीक, और फिर उत्पादन पे नियंत्रण रखता है ताकि मूल्य जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ये भी देखना है कि लोग उस प्राइस पे डिमांड करते हैं या नहीं। ऐसी प्राइस एकाधिकार निर्धारित करता है जिस प्राइस पे लोग उस वस्तु को खरीद सकें। ठीक है, तो इसमें एक विक्रेता एवं कई विक्रेता होते हैं। एक विक्रेता होता है इसमें, एक विक्रेता और, ठीक है, एक विक्रेता और कई विक्रेता होते हैं, ये ध्यान देना है। उसमें हम पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़े थे कि कई क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक विक्रेता होता है और कई क्रेता होते हैं। खरीदने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन बेचने वाला एक होता है। ठीक, इसलिए इसकी क्या होती है, उस मार्केट में मोनोपोली होती है। यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, कई विक्रेता हो जाते हैं मांगने वाले वस्तु की, तो वो उस प्राइस को अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है संतुलन बनाने के लिए। किस चीज़ में संतुलन, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने के लिए वो वस्तु के प्राइस को बढ़ा सकता है। ये नेक्स्ट है, इसमें नई फर्मों के प्रवेश पे प्रतिबंध होता है। उसमें क्या था कि फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। ठीक, इसमें नई फर्में अपनी इच्छा अनुसार नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे एक उद्योग का, एक व्यक्ति का वर्चस्व होता है, इसलिए नई फर्में अपनी इच्छा अनुसार नहीं आ सकती हैं। इसके पीछे भी कई रीज़न होते हैं जिसके कारण इनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक ना, संपूर्ण नियंत्रण किनके हाथों में होता है, एकाधिकारी के हाथों, मोनोपोलिस्ट के हाथों में होता है। पूरी बाजार का नियंत्रण जो है इनके हाथों में होता है। नेक्स्ट है, स्थानापन्न वस्तुओं का इसमें अभाव होता है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, स्थानापन्न वस्तुओं का इसमें होता है, प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इसमें स्थानापन्न वस्तुओं का मैं आशा करती हूँ कि आपको पता होगा कि स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं। कई बार मैं इसके विषय में बता चुकी हूँ। स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। जो वस्तु मार्केट में एकाधिकारी के पास अवेलेबल है, उसी वस्तु को क्रेता जो है वो खरीद सकता है, चाहे जितने भी मूल्य पे मिले। ठीक है बच्चे, चाहे जितने भी मूल्य मिले वो उसी वस्तु को खरीद सकता है। उस पर स्थानापन्न मतलब कि मान लीजिए चाय का मूल्य बढ़ जाता है तो वो कॉफ़ी नहीं खरीद सकता, क्योंकि कॉफ़ी वहाँ पे उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, वो चाय को ही उतना ही प्राइस में खरीदेगा। ठीक, तो इसमें स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है। फिर है, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, एकाधिकारी का होता है। मैंने पहले ही बताया,
कीमत पर पूर्ण नियंत्रण कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नियंत्रण कौन करता है? एक अधिकारी करता है। मान लीजिए वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो एक अधिकारी जो है, मोनोपोलिस्ट जो है, वो कीमत को बढ़ा सकता है। या डिमांड घट जाती है तो कीमत को डिमांड घटेगी तो कीमत क्या कर देगा? वो घटा देगा। डिमांड बढ़ेगी तो कीमत को बढ़ा देगा। इसमें जो है वो ना डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। ऐसे में जब प्राइस डिमांड किसी वस्तु की घटेगी तो उत्पादक क्या करेगा? अपना प्राइस भी घटा देगा, जिससे कि डिमांड फिर से बढ़ सके। ठीक, तो कीमत पे पूरी तरह से नियंत्रण किसका होता है? मोनोपोलिस्ट का होता है। नेक्स्ट है कीमत विभेद की स्थिति। इसमें एक ही वस्तु का अलग अलग मूल्य भी निर्धारित किया जा सकता है। ठीक ना, इसमें यह है कि कीमत विभेद की स्थिति भी पाई जाती है। कीमत विभेद की भी स्थिति, कीमत विभेद में होता है अलग अलग। ठीक, उसकी स्थिति भी पाई जाती है। तो इसमें जो है वो अलग अलग एक ही वस्तु का कई क्रेताओं से अलग अलग मूल्य वसूल कर सकता है विक्रेता जो है, क्योंकि उसका एक अधिकार होता है। इसलिए किसी को वो 10 रुपये में बेचेगा अपनी वस्तु, किसी को 11 रुपये में बेचेगा, किसी को 9 रुपये में बेच सकता है। बार्गेनिंग, और उस मूल्य पे निर्धारित हो जाता है प्राइस, जहाँ पे जो क्रेता है वो भी लेने को तैयार है, जो विक्रेता है वो भी देने को तैयार होते हैं। तो इसमें जो है एकाधिकारी मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में जो है वो कीमत विभेद की भी स्थिति पाई जाती है। माप वक्र में इसमें परिवर्तन होता है। जब प्राइस जो है कम होगी, अभी मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बता देती हूँ कि माप वक्र या डिमांड कर्व में कैसे परिवर्तन होता है। मांग वक्र या जो डिमांड कर्व है उसमें भी परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होगा? देखिए, ओ एक्सिस पे हम दिखाएंगे डिमांड, ठीक है, और ओ वाई एक्सिस पे किसी वस्तु की कीमत, प्राइस दिखाएंगे। तो मान लीजिए जब किसी वस्तु की एक पेन की कीमत यदि 5 रुपये है, ठीक है, तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा जो है मान लीजिए OQ1 है। ठीक, OQ1 है, यानी 5 रुपये कीमत पे 10 पेन की डिमांड हो रही है। ठीक ना, तो 5 × 10 कर देंगे। ठीक, अब मान लीजिए उसकी बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ के हो गई कितनी? OP1। OP1 जब प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड घट कर हो जाती है OQ1। यहाँ OP प्राइस है तो OQ डिमांड है, और जब OP1 प्राइस हो जाती है तो डिमांड घटकर हो जाती है OQ